बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ आतिफ अहमद, योर फिज़िक्स टीचर। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है फाइंडिंग वेक्टर फ्रॉम इट्स कंपोनेंट्स। एक वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स की हेल्प से कैसे फाइंड किया जाता है, ये हम आज सीखेंगे। बच्चों, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कुछ ज़रूरी बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये जो टॉपिक है ना, कभी भी आपको एफएससी के लेवल पे एज इट इज़ पेपर में नहीं दिया जाएगा, लेकिन प्यारे बच्चों, इस टॉपिक के कंसेप्ट पर बेस करते न्यूमेरिकल्स, एमसीक्यूज़ और कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपको पेपर में दिए जाएंगे। ठीक है, उन्हीं क्वेश्चंस को मद्देनज़र रखते हुए मैंने इस टॉपिक में थोड़ी सी एडिशन की है, ताकि जिस तरह का भी क्वेश्चन पेपर में आपको दिया जाए आप उसे आंसर करने के काबिल हों। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के बारे में, जहाँ पे हमने सीखा था कि भाई रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का मतलब है कि आपने एक वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स में ब्रेक करना है। हमारे पास एक वेक्टर है जी ए, आपने उसे परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में ब्रेक करना है। ठीक है, एक ये कंपोनेंट आ गया उसका, जिसको हम ए एक्स कहेंगे, और एक ये कंपोनेंट आ गया जिसको हम ए वाई कहेंगे। ठीक है, ये दो उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स आ गए। तो वेक्टर को परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में स्प्लिट करना कहलाता है जी हमारे पास रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। अब ये जो टॉपिक है ना, ये इसका उलट है। इसमें आपको कंपोनेंट्स दिए जाएंगे। ठीक है, एक ये कंपोनेंट दे दिया गया ए एक्स, और एक ये कंपोनेंट दे दिया गया ए वाई। अब आपने ये बताना है कि ये दोनों कंपोनेंट्स जो हैं वो किस वेक्टर के हैं। ठीक है, तो आपने यहाँ पर वो वेक्टर मालूम करना है, ये वाला वेक्टर। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड क्या है वो मालूम करना है, इसकी डायरेक्शन क्या है वो मालूम करना है। ठीक है, ओके जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले आपने सपोज करना है कि हमारे पास एक वेक्टर है ए। ठीक है, उसके दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हैं जी, एक ए एक्स है और एक ए वाई है। ठीक है, यहाँ पर मैंने मेंशन भी किया, देखिए, कंसीडर टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर ए आर ए एक्स एंड ए वाई। ठीक है, उसके बाद फिर आपने, क्योंकि उसको ग्राफिकली शो करना है, तो आप बताएंगे कि जो ए एक्स कंपोनेंट है ना, उसको हम ओ पी लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो ओ वाई कंपोनेंट है उसको हम पी आर लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ सेपरेटली मैंने ड्रा भी किया, देखिए, ओ पी लाइन ये ए एक्स आ गया, पी आर ये ए वाई आ गया, क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर कंपोनेंट है। इसलिए अगर एक को मैंने हॉरिजॉन्टली ड्रा किया तो दूसरा फिर हमारे पास इस तरह से वर्टिकली आएगा। ठीक है, तो ये दो कंपोनेंट आ गए। अब बच्चों, जो हमें रिजल्टेंट मिलेगा ना इन दोनों वेक्टर से, ठीक है, वही हमारा मेन वेक्टर है जिसको हमने मालूम करना है। यानी एक आपको दे दिया गया ये वेक्टर, वेक्टर नंबर 1, ठीक है, जिसका नाम है जी ए एक्स। ठीक है, दूसरा वेक्टर आपको दे दिया गया ए वाई। ये दो वेक्टर हैं, इन दो वेक्टर्स को आप ऐड करेंगे तो जो आपको रिजल्टेंट मिलेगा ना, वही आपका रिक्वायर्ड वेक्टर होता है। तो वेक्टर को ऐड करने का तरीका मैं आपको सिखा चुका हूँ। ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक वेक्टर को प्लेस करते हैं, ये पहले वेक्टर को हमने प्लेस कर दिया ए एक्स। ठीक है, फिर दूसरे वेक्टर को इस तरह इससे ज्वाइन करना है कि उसकी टेल पहले वेक्टर के हेड से मिले। ठीक है, तो ये देखिए जी, दूसरे वेक्टर की टेल पहले वेक्टर के हेड से आके मिल गई है। अब दो ही वेक्टर हैं, ठीक है, दो ही कंपोनेंट है। तो अब हमने निकालना है इसका रिजल्टेंट, और हमारा जो रिजल्टेंट मिलेगा ना, वही हमारा रिक्वायर्ड वेक्टर होगा। तो प्यारे बच्चों, रिजल्टेंट निकालने का तरीकाकार क्या होता है, पहले वेक्टर की टेल आखिरी वेक्टर के हेड तक आप एक वेक्टर ले जाइए, ये आ गए जी यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये होता है हमारा रिजल्टेंट। ठीक है, अच्छा, और ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है ना आर, ये बराबर होता है ए एक्स प्लस ए वाई। समझ गए? ओके, तो यही काम यहाँ पर किया गया। देखिए, हमने हेड टू टेल रूल को यूज़ किया, इनको हेड टू टेल वाइज अरेंज किया। देखिए, अब इसको ओपी लाइन से रिप्रेजेंट किया गया था ओपी, इसको पी आर से रिप्रेजेंट किया गया था पी आर। ठीक है, और ओ से लेके पी तक हमारा ये आ गया रिजल्टेंट। अब वो वाला रूल हमने इस्तेमाल किया यहाँ पर, तो पता लगा ये रिजल्टेंट जो है ना ओ आर वैक्टर इज इक्वल्स टू ओ पी वैक्टर प्लस पी आर वैक्टर। समझ गए?
अच्छा जी, अब इसी चीज़ को ना यहाँ पे आपने ग्राफिकली ड्रा करना है। देखिए ये मैंने वाई एक्सिस ड्रा किया, ये एक्स एक्सिस ड्रा किया और उसी को उठा के मैंने इस डायग्राम को यहाँ पे इसके ऊपर ड्रा कर दिया। इस पॉइंट को ओ का नाम दे दें, इसको पी का, इसको आर का, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अब ज़रा थोड़ा सा गौर कीजिए बच्चों, तो ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है। राइट एंगल ट्राइंगल क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो एंगल है ना वो 90 डिग्री है। कैसे पता लगा? उसने खुद तो बताया हमें कि आपको दो जो कंपोनेंट दिए गए हैं वो परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, तो इनका आपस में एंगल 90 डिग्री, तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई है। समझ गए? अब इसके अंदर ये वाला जो पार्ट है हमें गिवन होगा एक कंपोनेंट, ये वाला जो पार्ट है ये भी हमें गिवन होगा, क्योंकि ये दो कंपोनेंट हैं जिनसे हमने वेक्टर मालूम करना है। ये वो वेक्टर है जिसके बारे में हम जानना चाहते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड क्या है, इसकी डायरेक्शन क्या है। ठीक है, तो ये एक ट्राइंगल में आ जाते हैं। तो एक ट्राइंगल की एक बन जाती है ये बेस, एक बन जाता है ये परपेंडिकुलर और एक आ गई है हाइपोटेन्यूस। सही है बच्चों? अच्छा, ये मैंने मेंशन भी किया। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको साथ में बताना चाहता हूँ, याद रखिएगा, हमेशा एंगल के अपोजिट परपेंडिकुलर होता है। बच्चों के माइंड में ये होता है कि जो चीज़ नीचे होती है वो बेस होती है। अगर ऐसा हुआ, लाइक मैं यहाँ पे एक ये ट्राइंगल ड्रा करता हूँ, ठीक है, यहाँ पर एंगल आ गया फाई, तो अब ये बेस नहीं है, अब ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूस है। तो याद रखना हमेशा ये एंगल के अपोजिट जो है वो परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एंगल है, इसके अपोजिट ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूस आ गया इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर। अब बच्चों सीधी सी बात है, ये हमारे रिक्वायर्ड है, ठीक है ना, इसको हम मालूम करना चाहते हैं। ये हमें गिवन है, ये भी हमें गिवन होगा, क्योंकि हमने कंपोनेंट्स की हेल्प से वेक्टर को मालूम करना है। और वेक्टर की दो चीज़ें, उसका मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन। सही है, तो ये क्योंकि एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया है, तो इसके ऊपर हम जो है वो पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? वो कहता है कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर जो है वो बराबर होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखिए इसमें जो हमारे पास ये हाइपोटेन्यूस है वो क्या है? ओ आर हमारे पास हाइपोटेन्यूस है, उसकी जगह ओ आर का स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, अच्छा, बेस क्या है? ओ पी का स्क्वायर कर दिया। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास? परपेंडिकुलर है आर पी का स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अब ओ आर जो है वो हमारे पास वेक्टर ए को रिप्रेजेंट करता है, उसकी जगह ए लिख दें। ओ पी किसको रिप्रेजेंट करता है जी? ए एक्स को रिप्रेजेंट करता है, ए एक्स लिख दें, उसका स्क्वायर एज इट इज रहेगा। पी आर किसको रिप्रेजेंट करता है? ए वाई को, ए वाई लिख दीजिए, उसका स्क्वायर। तो अब हमें क्योंकि ए की चाहिए वैल्यू, ए का मैग्नीट्यूड चाहिए, ए के स्क्वायर का मैग्नीट्यूड नहीं चाहिए, तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, इधर भी स्क्वायर रूट ले लेंगे, उधर भी स्क्वायर रूट ले लेंगे। अब क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर था, वो स्क्वायर रूट लेने से कैंसल आउट हो जाएगा और इधर जो है वो हमारे पास पूरा रहेगा। क्योंकि याद रखिएगा, जब तक होल स्क्वायर नहीं आता ना, होल अंडर रूट नहीं करता, होल स्क्वायर होल अंडर रूट से करता है। बच्चे गलती ये करते हैं कि इस स्क्वायर को देखा उसको यहाँ पे कटिंग कर देते हैं, नहीं करनी। होल स्क्वायर होल अंडर रूट से कटेगा। यहाँ पे होल स्क्वायर था, होल अंडर रूट से कट गया, यहाँ पे होल स्क्वायर नहीं है, अलग अलग स्क्वायर, इसलिए नहीं कटा। तो ये आ गया हमारे पास वो फार्मूला, जिस फार्मूले से हम जो है वो वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो मालूम कर सकते हैं। अगर आपको उसके कंपोनेंट्स का मैग्नीट्यूड दिया जाए, ये ए एक्स कंपोनेंट, ये ए वाई कंपोनेंट, यहाँ पर उनकी वैल्यूज पुट करो, आपको यहाँ पर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब दूसरी चीज़ क्या आ जाती है जी? इसकी डायरेक्शन। सही है, डायरेक्शन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं जी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का। ठीक है, साइन कॉस टेन, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं जो आप क्लास 10th के मैथ्स में चैप्टर नंबर 7 में पढ़ कर आए हैं। ठीक है, तो उनमें से एक हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे टेन थीटा या टेन फाई। मैंने ये बताया, मैं बताऊंगा टेन फाई का इस्तेमाल मैंने क्यों किया। तो टेन फाई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, आपकी बुक में थीटा लिखा हुआ है। टेन फाई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। अगर आपको ये भूल जाता है तो मैंने छोटी सी स्टेटमेंट बताई होती है बच्चों को, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, टेन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। इस तरह से आप याद रख सकते हैं इसको। तो हम टेन का जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो इस्तेमाल करेंगे। फिर बच्चों के माइंड में आता है सर हम टेन ही क्यों इस्तेमाल करेंगे, साइन भी है कॉस भी है, वो क्यों नहीं इस्तेमाल करेंगे? तो प्यारे बच्चों, टेन जो है वो एक ऐसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जो बेस और परपेंडिकुलर के दरमियान रेशियो है। ये देखें, परपेंडिकुलर और बेस के दरमियान रेशियो है ना। ठीक है, अच्छा, अगर साइन और कॉस की बात करें
तो वो हमारे पास परपेंडिकुलर और बेस के दरमियान रेशियो नहीं है। सम पीपल हैव, ये देखें, सम पीपल हैव परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के दरमियान आ जाता है। लेकिन आपको जो चीज़ गिवन होती है ना, आपको एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट दिया जाता है, यानी आपको ये दिया गया और ये दिया गया। ये क्या है? ये बेस है, और ये क्या है? ये परपेंडिकुलर है। तो क्योंकि आपको दिए परपेंडिकुलर और बेस गए हैं, तो आपने वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इस्तेमाल करनी है जिसके अंदर आपको ये दो चीज़ें इस्तेमाल हो, यानी बेस और परपेंडिकुलर। साइन इस्तेमाल नहीं कर सकते हम यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि इसमें हाइपोटेन्यूज आता है। कॉज इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि उसमें हमारे पास नीचे हाइपोटेन्यूज आता है। लेकिन जो tan है उसमें बेस और परपेंडिकुलर आते हैं। तो ये दोनों कंपोनेंट में एक कंपोनेंट हमारा बेस होता है और एक परपेंडिकुलर होता है, इसी वजह से हम tan का इस्तेमाल करते हैं। तो उम्मीद है अब आपको ये बात जो है वो कंफ्यूज नहीं करेगी कि हम यहाँ पे tan का इस्तेमाल ही क्यों करते हैं, क्योंकि tan बेस और परपेंडिकुलर में रेशियो है। जो हमें कंपोनेंट्स गिवन होते हैं वो बेस और परपेंडिकुलर ही होते हैं, ठीक है, इसलिए। तो यहाँ पर क्या होगा जी? परपेंडिकुलर ओवर बेस है। परपेंडिकुलर क्या है जी? हमारे पास ये परपेंडिकुलर है, ए वाई ऊपर लिख दीजिए। बेस क्या है हमारे पास? ये बेस है ए एक्स, नीचे लिख दीजिए ए एक्स। अब हमने मालूम करना है ये एंगल फाई, टेन उस तरफ जाएगा तो इन्वर्स हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ ए वाई बाई ए एक्स, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया जी एंगल के लिए। अब याद रखिएगा यहाँ पर जो टेन के फार्मूले से आपको एंगल मिलता है वो एक्चुअल एंगल नहीं होता। अब यहाँ से आपको जो पेपर में SLO बेस क्वेश्चन बन सकते हैं, इस पोर्शन को ज़रा ध्यान से समझिएगा प्यारे बच्चों। ये जो फाई है ना, ये जो मैंने लिखा फाई, आपकी बुक में थीटा लिखा, मैंने फाई लिखा, जानबूझ के फाई लिखा है, इंटेंशनली लिखा ताकि आपको मैं कंसेप्ट दे सकूँ इसका। ये फाई आपका रेफरेंस एंगल होता है। रेफरेंस एंगल क्या होता है? अगर मैं आसान तरीके से बताऊँ तो प्यारे बच्चों, ये मेरे पास एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, ठीक है। एंगल जो है वो यहाँ से चलता है, ऐसे ऐसे घूमता हुआ यूँ आता है, ऐसे घूमता 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 यूँ जाता है। तो पहले वो इस बॉक्स में होता है, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, फिर वो इसमें आता है, इसको सेकंड क्वाड्रेंट कहते हैं, फिर वो इसमें आता है, इसको थर्ड क्वाड्रेंट कहते हैं, फिर वो इसमें आता है जिसे हम फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं, ठीक है। ऐसे चलता है, यहाँ से ऐसे, ठीक। तो 1 2 3 4 क्वाड्रेंट्स हैं, ओके, ये बात समझ में आ गई। अच्छा जी, अब यहाँ पे अगर हमारा वेक्टर जो है वो आ गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में, मैं इसको ब्लू से ड्रा करता हूँ। अगर हमारा वेक्टर आ गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है, तो ये जो रेफरेंस एंगल होता है वो करीबी एक्स एक्सिस से एंगल होता है, ये है हमारा फाई रेफरेंस एंगल। अगर हमारा आ गया वेक्टर जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में, यानी यहाँ पर लाई किया, तो जो फाई की वैल्यू मिलेगी ना वो हमें यहाँ पर वो करीबी एक्स एक्सिस से होती है, ये वैल्यू मिलेगी, ठीक है। ये देखिए, रेफरेंस एंगल करीबी एक्स एक्सिस से एंगल है, बस इतना बात जो है वो माइंड में रख लीजिए। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में हुआ तो करीबी एक्स एक्सिस ये है, यहाँ से यहाँ तक ये रेफरेंस एंगल है, tan आपको ये बताएगा फाई, ठीक है। अगर आपका वेक्टर हुआ सेकंड क्वाड्रेंट में, तो अब उसके करीबी एक्स एक्सिस जो है वो ये वाला है, तो यहाँ से ये, तो अब आपको यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एंगल है ये tan ये बताएगा फाई आपको। अगर आपका जो वेक्टर है वो थर्ड क्वाड्रेंट में हुआ यहाँ पर, तो अब इसका जो करीबी एक्स एक्सिस है वो ये वाला है, वो तो दूर है, ये एंगल बनेगा, ये आपको tan की वैल्यू से मिलेगी, ठीक है। अगर आपका वेक्टर हुआ क्वाड्रेंट नंबर 4 में, तो अब उसका जो करीबी एक्सिस है वो ये वाला है, तो वो यहाँ से यहाँ तक जो है ना ये आपको बताएगा एंगल। तो tan जो है ना, tan वो रेफरेंस एंगल बताता है, और रेफरेंस एंगल क्या होता है? करीबी एक्स एक्सिस से फासला। ये देखें, इसके करीब ये वाला, दिस इज द रेफरेंस एंगल, दिस वन इज द रेफरेंस एंगल, दिस वन इज रेफरेंस एंगल, दिस वन इज रेफरेंस एंगल। ये एक्चुअल एंगल नहीं होता। अब एक्चुअल एंगल क्या होता है? एक्चुअल एंगल वो होता है जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से स्टार्ट हो, यानी कि देखिए, अगर कोई आपका वेक्टर है सेकंड क्वाड्रेंट में, अब इसका जो एक्चुअल एंगल है, एक्चुअल एंगल हमेशा स्टार्ट होगा यहाँ से, ये है जी एक्चुअल एंगल जिसको हम थीटा के नाम से जानते हैं। अब tan आपको क्या बताएगा? tan आपको इस एंगल की वैल्यू देगा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये है फाई। उम्मीद है आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा, ये समझना बहुत ज़रूरी है। ये आपके कंसेप्चुअल क्वेश्चंस के अंदर आ सकता है, आपके MCQs के अंदर आ सकता है। तो रेफरेंस एंगल जो है वो करीबी एक्स एक्सिस से एंगल होता है, और ये tan आपको कभी भी एक्चुअल एंगल नहीं देता, ये रेफरेंस एंगल देता है। रेफरेंस एंगल को हम फाई से डिनोट करते हैं,
ठीक है। अच्छा, इसलिए मैंने यहाँ पर फाई लिखा, थीटा नहीं लिखा। ओके जी, अब क्या किया जाए, कैसे हम एक्चुअल एंगल मालूम करें। ठीक है, पेपर में आपको ये क्वेश्चन आएगा कि भाई एक वेक्टर है जो कि लाई करता है थर्ड क्वाड्रेंट में या फोर्थ क्वाड्रेंट में, या आपको यूँ बताया जाएगा कि वेक्टर के जो दो कंपोनेंट हैं, एक -ax है और एक +ay है, या एक -ax और -ay है। ठीक है, वो वेक्टर जो है वो किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, उसका एंगल कितना है, एक्चुअल एंगल कितना है, तो फिर आपको ये कंसेप्ट उसमें लगाना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा जी, ओके। अब हमें यहाँ से जो फाई की वैल्यू मिली है, ठीक है, वो तो आपको करीबी एक्स एक्सिस से एंगल मिलता है, वो असल में नहीं बताता। अब आपने यहाँ से जज करना है, अगर तो आपके दोनों ये पॉजिटिव है, ये देखिए एक्स एक्सिस में यहाँ पे पॉजिटिव होता है, यहाँ भी पॉजिटिव होता है, दोनों पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव पॉजिटिव, तो ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट बनता है। ठीक है, पॉजिटिव पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब एक्स एक्सिस नेगेटिव है, वाई एक्सिस पॉजिटिव है। एक्स एक्सिस नेगेटिव का मतलब है यहाँ पे, और वाई एक्सिस पॉजिटिव का मतलब है यहाँ पे, यानी ये क्वाड्रेंट बनता है हमारा, ये सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, अगर ये दोनों नेगेटिव है, एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव, तो एक्स नेगेटिव यहाँ पर होता है और वाई नेगेटिव यहाँ पर होता है, तो ये देखिए ये बन गया हमारा थर्ड क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने क्वाड्रेंट की पहचान करनी है, और अगर आपके पास ये पॉजिटिव हुआ और दूसरा नेगेटिव वाई वाला, तो ये देखिए जी एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव, तो ये हमारा बनता है फोर्थ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट पता लगा लेने, पहला स्टेप क्या है, रेफरेंस एंगल निकालो। दूसरा स्टेप क्या है, क्वाड्रेंट निकालो, क्वाड्रेंट कौन सा है। क्वाड्रेंट कैसे पता लगेगा, रूल मैंने बताए हैं, दोनों पॉजिटिव तो फर्स्ट, एक्स पॉजिटिव एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव तो सेकंड, एक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव तो थर्ड, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव तो हमारे पास फोर्थ। वहाँ पर मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया। अब आपने एक्चुअल एंगल कैसे निकालने हैं, ये आपके पास फार्मूले हैं उसके थ्रू। ये फार्मूले कोई मुश्किल नहीं, बहुत आसान है। अब देखो, अगर आपके पास टाइम जो है वो घड़ी पे हो 8:45, तो आपसे कोई टाइम पूछे तो अक्सर आप ये बताते हैं 9:15 कम है, तो हम उसके करीबी करीबी जो नंबर है ना 9, उसका रेफरेंस देके कहते हैं कि भाई 9:15 कम है। ठीक है, अच्छा, अगर 9:10 हो गए तो हम कहते हैं 9 पूरे हो गए, उससे ऊपर 10-15 मिनट हो गए, 9:15, 9:15, 9:15, यानी 9 बज गए, 10 मिनट अजाफी है, 15 मिनट अजाफी हैं, या 9 बजने में 10 मिनट कम है या 15 मिनट कम है, ऐसा ही टाइम बताते हैं। ये इसी तरह से ना आपके ये फार्मूले भी हैं, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, अगर तो आपका जो वेक्टर है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाए, लाइक दिस, ये आ गया जी हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में वेक्टर। ठीक है, इसमें एक्स भी पॉजिटिव है और वाई भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव हैं, तो देखिए जी एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट बनता है। ओके, तो अब जो हमारे पास रेफरेंस एंगल होता है वो करीबी एक्स एक्सिस से होता है, यानी फाई की वैल्यू आपको ये मिलेगी, ये है फाई। ठीक है, और जो एक्चुअल एंगल होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, वो भी पॉजिटिव एक्सिस से ही स्टार्ट होता है, तो दोनों एक ही जगह से स्टार्ट हो रहे हैं। तो इस केस के अंदर जो आपका थीटा होता है वो बराबर होता है जी फाई के। इसी वजह से आपकी बुक में यहाँ पे फाई नहीं लिखा गया, सिर्फ थीटा लिखा गया, क्योंकि वो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट को ही कंसीडर कर रहा है, लेकिन बाकी जहाँ पे आपको कंसेप्चुअल क्वेश्चन आने उसकी तरफ तो वो जा ही नहीं रहा। ठीक है, ओके, तो आपका थीटा जो है वो मिलेगा एग्जैक्ट फाई के बराबर अगर आपके एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव हैं। ठीक है, तो थीटा एग्जैक्टली इक्वल टू फाई होगा। रेफरेंस एंगल एक्चुअल एंगल के इक्वल होता है अगर जो है वो आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है या एक्स और वाई दोनों की वैल्यू पॉजिटिव है। राइट, अब अगर सेकंड क्वाड्रेंट में अगर आपके पास आ जाए, ठीक है, देखिए जी ये आ गया मेरे पास सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है, इसमें यहाँ पे एक्स पॉजिटिव एक्स नेगेटिव और वाई नेगेटिव और वाई पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट की पहचान ये है कि एक्स नेगेटिव होगा और वाई पॉजिटिव होगा। ये देखिए एक्स जो है वो आपके पास होगा नेगेटिव और वाई होगा पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव। यहाँ पे आ गया जी आपका ये वेक्टर ये वाला। ठीक है, अब देखिए रेफरेंस एंगल कहाँ से होता है, करीबी एक्स एक्सिस से। अब ये वाला एक्स एक्सिस दूर है, ये वाला करीब है, ये आ गया जी हमारा रेफरेंस एंगल जो tan से मिलेगा ये। बट एक्चुअल एंगल कहाँ से शुरू होता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। एक्चुअल एंगल आ गया जी यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये है हमारा थीटा एंगल। ये अब हम क्या करें, किस तरह से एक्चुअल एंगल को मालूम करें। अगर आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, यानी एक्स पॉजिटिव है और वाई पॉजिटिव है और एक्स नेगेटिव है, तो सेकंड क्वाड्रेंट हुआ। अब सेकंड क्वाड्रेंट में क्या हुआ, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर पूरा देखा जाए तो 180 बनता है, यानी पाई का एंगल, मगर पाई पूरा नहीं हुआ, पाई से कुछ कम है। कितना कम है, फाई कम है। जैसे मैंने कहा था ना 9 बजने में 15 मिनट कम है, ऐसा ही है। हम बोलेंगे
180 होने में या पाई होने में इतना कम है। तो अब यहां पर जो एंगल थीटा है, थीटा वो पाई होने में फाई कम है, पाई माइनस फाई, पाई होने में फाई कम है। अगर यहां से यहां तक पूरा नीचे आ जाता तो पाई होता, मगर पूरा नीचे नहीं आया, कुछ कम है। कितना कम है? फाई कम है, पाई होने में फाई कम है। ठीक है, तो यूं हम लिखते हैं जी इसको, जब सेकंड क्वाड्रेंट होता है थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस फाई। फिर हम बात करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट की। तो देखिए ये आ गया जी मेरे पास एक्स पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव एंड वाई नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट की पहचान क्या है? एक्स नेगेटिव होगा और वाई भी नेगेटिव होगा, यानी इस केस में एक्स भी नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव। तो पता चला कि ये थर्ड क्वाड्रेंट है। ये देखिए नेगेटिव नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट, तो ये यहाँ पर आ गया आपका वेक्टर ये। ठीक है, रेफरेंस एंगल देता है tan, और वो कहाँ से होता है जी? वो होता है करीबी एक्स एक्सिस से। ये रहा जी करीबी एक्स एक्सिस, ये वाला। तो यहाँ से यहाँ तक ये आ गया हमारे पास फाई, बट एक्चुअल एंगल कहाँ से स्टार्ट होता है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। तो प्यारे बच्चों यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा हो गया आपका एक्चुअल एंगल थीटा। अब देखो ज़रा, ये यहाँ से चला, चलता 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 यहाँ तक आया, 180 पूरा हो गया। अब 180 से आगे निकल गया, 180 से ज़्यादा है। जैसे टाइम कहते हैं 9:15 हो गया। अब समझो यहाँ से यहाँ तक 9 बज गए, अब 15 मिनट ये इजाफी है। ठीक है, ऐसे ही बताएंगे इसको हम। थीटा कितना है जी? 180 और उसके साथ कुछ इजाफी है फाई। 180 को पाई कहते हैं, तो पाई प्लस फाई आएगा इस केस के अंदर। सो थीटा इज इक्वल्स टू पाई प्लस फाई। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है पाई प्लस फाई। ठीक है, उसके बाद फिर लास्ट केस पे आ जाइए। लास्ट केस है जी हमारे पास, ये आ गया जी y नेगेटिव, x पॉजिटिव, x नेगेटिव, y पॉजिटिव, राइट। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में ये होगा कि x पॉजिटिव होगा, y नेगेटिव होगा। देखिए x पॉजिटिव, y नेगेटिव, ये रहा जी हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। अब इसमें जो tan आपको देगा रेफरेंस एंगल, वो करीबी एक्स एक्सिस से एंगल होगा, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, ये है ये हमारा वो वैल्यू जो हमें tan देगा, यानी रेफरेंस एंगल। बट दिस इज नॉट द एक्चुअल एंगल। एक्चुअल एंगल कहाँ से स्टार्ट होता है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। तो प्यारे बच्चों यहाँ से चलते 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 यहाँ तक लाओगे। अब देखो ये अगर पूरा चक्कर बन जाता तो ये बन जाता 2 पाई, लेकिन 2 पाई होने नहीं दिया, उसमें कुछ कम है। तो जैसे मैंने बताया ना 8:45, तो हम कहते हैं 9 बजने में 15 मिनट कम, तो हम कहेंगे 2 पाई होने में फाई कम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? थीटा इज इक्वल्स टू 2 पाई माइनस फाई। ठीक है, सो थीटा इज इक्वल्स टू 2 पाई माइनस फाई आ गया। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस तरह से आपको या क्वाड्रेंट दे दिए जाएंगे 1 2 3 4, या आपको कंपोनेंट्स के साथ साइन शो कर दिए जाएंगे। उसके मुताबिक फिर आपने एक्चुअल एंगल निकालना होगा। ठीक हो गया? ओके बच्चों, ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है या किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप ज़रूर पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।